अपने शेष जीवन में जो है उन्हीं के उपायों से जो है अनेक युद्ध जीते उसने। इसके अलावा शत्रु पर जो है अचानक आक्रमण वो करता था और शत्रु जरा से भी पीछे हटता तो वह तब तक उसका पीछा करता रहता था जब तक वह हथियार न डाल दे अथवा उसे पूरी तरह से नष्ट न कर दे। तो इसलिए जो है उसका इटली अभियान बहुत सफल रहा। सेना और जनता दोनों जो है उत्सुकता का केंद्र बन गई। उसके बाद उसका इटली अभियान के बाद जो है मिस्र का अभियान चला। मिस्र अभियान, ये नेपोलियन की उपलब्धियां हैं। मिस्र अभियान में फ्रांस केवल इंग्लैंड से लड़ता रह गया और फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में जो है इंग्लैंड के बहुत से लोगों की सहानुभूति क्रांति के साथ थी। लेकिन जब क्रांतिकारियों ने जो है हत्या और जुल्म का सिलसिला शुरू किया तो अधिकांश अंग्रेज क्रांति के विरोधी हो गए और 1793 में जब फ्रांस ने महादेशीय युद्ध छेड़ा, इंग्लैंड भी जो है अन्य देशों की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ा। प्रारंभिक असफलता के बाद फ्रांसीसी सेनाओं ने यूरोप के मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को परास्त करके जो है खदेड़ दिया और उसे संधि करने के लिए विवश कर दिया गया। अब केवल इंग्लैंड वो लड़ाई के मैदान में ही रह गया था। केवल डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड से लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया। नेपोलियन भली भांति जानता था कि इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करने में उसको सफलता नहीं मिलेगी, अतः उसने जो है मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्गों को नियंत्रित करने का निश्चय किया, क्योंकि नेपोलियन ये मानता था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत जो है वो भारत की अतुल धन संपदा है और उस समय में जो है मिस्र अंग्रेजी साम्राज्य का भाग भी नहीं था, टर्की के सुल्तान के अधीन था। संचालक मंडल ने नेपोलियन की मिस्र विजय योजना को स्वीकार कर लिया और संचालक मंडल नेपोलियन की लोकप्रियता से घबरा उठा। उसने नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखा और अपना कल्याण दूर रखने में अपना कल्याण समझा। 1798 में जो है नेपोलियन एक शक्तिशाली सेना के साथ जलमार्ग के साथ मिस्र की ओर चल पड़ा। सर्वप्रथम उसने माल्टा द्वीप पर अधिकार किया, फिर अलेक्जेंड्रिया उस पर अधिकार किया और भाग्य की बात यह थी कि अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन उस समय 3 दिन पहले ही उसकी तलाश में इसी बंदरगाह से रवाना हो चुका था। यदि रास्ते में नेपोलियन की मुलाकात जो है नेल्सन से हो जाती तो शायद ही जो है इतिहास का क्रम ही कुछ बदल जाता। 1 अगस्त 1798 को अबूकीर बे में जो है नील नदी के निर्णायक युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन के जहाजी बेड़ों को नष्ट कर दिया। केवल 2 जहाज और 2 फ्रिगेट किसी प्रकार से जो है नेपोलियन के पास बच गए और अंग्रेजों की इस विजय के फलस्वरूप नेपोलियन का फ्रांस से संपर्क टूट गया। पूरब में एक विस्तृत विजय का उसका सपना समाप्त हो गया, परंतु वह हताश होने वालों में से नहीं था। उसने सीरिया पर आक्रमण किया और प्रारंभ में उसे कुछ सफलता मिली। जाफना नगर पर उसका अधिकार हो गया। उसके बाद उसकी बिगड़ती स्थिति जो है बिगड़ती गई। उसने एकरे नगर का घेरा डाला, परंतु नगर को लेने में भी असफल रहा। उसकी सेना में महामारी फैल गई, गोला बारूद समाप्त हो गया। 25 जुलाई 1799 को यह अबूकर की खाड़ी के युद्ध में उसने एक विशाल तुर्की सेना को पराजित किया। इस अभियान को यह उसकी अंतिम विजय थी और 21 अगस्त 1799 को अपनी सेना को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ करके स्वयं जो है कुछ चुने हुए साथियों के साथ गुप्त रूप से वहाँ से भाग निकला। बोनापार्ट का मिस्र से फ्रांस पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन इंग्लैंड का जहाजी बेड़ा समुद्रों में चक्कर काट रहा था और हवाएं उसके खिलाफ थी। किसी प्रकार वह कोर्सिका द्वीप जा पहुँचा। यहाँ के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया और कोर्सिका से जो है फ्रांस के समुद्री तट जा पहुँचा। यहाँ से उसने पेरिस के लिए प्रस्थान किया। समूचे मार्ग में लोगों ने उसका स्वागत किया। लोगों के उत्साह को देखकर नेपोलियन ने अपने एक साथी से कहा,
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा था। यदि मैं तनिक पहले आता तो वह ठीक न होता, और यदि मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, उसका ये कथन था नेपोलियन का। उसके बाद सत्ता को हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा गया। सत्ता हस्तगत करने का षड्यंत्र। डायरेक्टरी को काम करते हुए 4 वर्ष हो गए थे। डायरेक्टरी काम कर रही थी। इस समय जो है वह बदनामी और अप्रियता की चरम सीमा पर थी डायरेक्टरी। जनता उसकी भ्रष्टता, अयोग्यता और असफलता से ऊब चुकी थी। शासन में परिवर्तन चाहती थी। डायरेक्टरी की अयोग्यता के कारण फ्रांस के विरुद्ध पुनः एक नया गुट बन गया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल था। इस गुट को काफ़ी सफलता मिली। फ्रांसीसी फौजों को जर्मनी के बाहर रहने राइन नदी के किनारे पर खदेड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने का अपना जाल फैलाया, अपने हाथ में लेने का। उसने उन नेताओं से संपर्क कायम किया जो किसी न किसी वजह से मौजूदा संविधान में संशोधन चाहते थे। ऐसे लोगों में जो है आबे साइस और बरास, यह मुख्य लोग थे, जो दोनों डायरेक्टरी के सदस्य भी थे। नेपोलियन, साइस और बरास ने योजना बनाई कि किसी न किसी प्रकार से संचालकों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाए। तब दोनों विधानमंडलों को विवश होकर के संविधान में संशोधन करने के लिए एक समिति बनानी पड़ेगी। साइस और नेपोलियन इस समिति में घुस जाएं, फिर जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नेपोलियन के भाग्यवश जो है 500 के विधानमंडल का अध्यक्ष उसी का भाई लूसियन बोनापार्ट था, और योजना को तुरंत अमल में लाया गया। साइस और बरास, ड्यूकोस, तीनों ने डायरेक्टरी के सदस्यों से त्यागपत्र दे दिया। जिन शेष 2 सदस्यों ने त्यागपत्र देने से मना किया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। और 9 नवंबर 1799 को जो है सेंट क्लाउड नामक स्थान पर दोनों विधानमंडलों का अधिवेशन शुरू हुआ। नेपोलियन ने दोनों सदनों को संबोधित किया, लेकिन भाषण का कोई प्रभाव पैदा नहीं हुआ, और 500 की परिषद में तो उस पर जो है तड़ातड़ घुसे पड़े, धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। किंतु लूसियन ने जो है नाटकीय ढंग से स्थिति को संभाल लिया, और उसके आदेश से सैनिकों ने सभागृह में प्रवेश करके संशोधन विरोधी सदस्यों को सभागृह से भगा दिया। बहुत से ने तो अपने आप भाग गए थे, और सायंकाल को जो है पुनः दोनों सदनों की बैठकें हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास करके संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 3 कौंसल नियुक्त किए गए, सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, आबे साइस और ड्यूकोस। कुछ समितियां भी गठित की गई। उनका मुख्य काम था कौंसलों को नया संविधान बनाने में सहयोग देना। उसके साथ ही सत्ता हस्तगत करने की योजना पूरी हुई, और 11 नवंबर को जो है नेपोलियन पेरिस लौट आया। पेरिस और पूरे फ्रांस ने बिना किसी विरोध के इस परिवर्तन को स्वीकार किया। वस्तुस्थिति यह थी कि क्रांति की शुरुआत से लेकर के अब तक पूरे 10 साल से जो है जनता शांति और अनुशासन के लिए तरस रही थी। अशांतियों, गड़बड़ियों और रक्तपात से लोग उब चुके थे। क्रांति के 10 वर्ष में जो है न तो यातायात के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो सका था वहाँ पर, न पुरानी सड़कों की मरम्मत की जा चुकी थी, मार्ग में सुरक्षा नहीं थी। आए दिन राजनी, आगजनी, डकैती समाचार सुनने को मिलते थे। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, चिकित्सालयों में औषधि और चिकित्सकों का अभाव था। संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, और लोगों में यह धारणा घर कर चुकी थी कि कोई शक्तिशाली सेना नहीं कि देश का उद्धार कर सकेगा। अतः जब नेपोलियन को प्रथम कौंसल नियुक्त किया गया तो जनता ने जो है इसका विरोध नहीं किया। उसके बाद कौंसल की शासन व्यवस्था सुधारों का दौर चला। फिर कौंसल की शासन व्यवस्था में जब कौंसल का अध्यक्ष बन गया नेपोलियन, कौंसल की शासन व्यवस्था एक नए संविधान का निर्माण और आंतरिक शांति व्यवस्था सुधारने, फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना और शत्रु संघ को जो है छिन्न भिन्न करना, कौंसल के सामने यह समस्या थी जब कौंसल बन गई। तो
संविधान का निर्माण नेपोलियन ने जो है सस्ता हस्तगत करने के बाद 1 माह के भीतर एक नया संविधान बनाकर उसे लागू भी करवा दिया नेपोलियन ने। क्रांति के बाद यह चौथा संविधान था। इसके निर्माण में नेपोलियन का सर्वाधिक योगदान रहा। संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया था कि शासन के सर्वोच्च अधिकार वो नेपोलियन को प्राप्त हो। कार्यपालिका शक्ति 3 कौंसलों को सौंप दी गई। कौंसलों की कार्यावधि 10 साल तय की गई। कौंसलों का निर्वाचन सीनेट नामक संस्था को सौंपा गया, लेकिन शुरू के तीनों कौंसलों के नाम पहले से संविधान में रख दिए गए। ये थे नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैम्बेसरी द्वितीय कौंसल और लिब्रन यह तृतीय कौंसल। राज्य की अधिकांश शक्तियां जो है प्रथम कौंसल में ही निहित थी। नए संविधान में 4 संस्थाओं की व्यवस्था की गई: राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट व्यवस्था, सीनेट। राज्य परिषद का काम विधेयकों का प्रारूप तैयार करना। ट्रिब्यूनेट उन विधेयकों पर वाद विवाद कर सकती थी, लेकिन वोट देने का अधिकार उसको नहीं था। व्यवस्थापिका में 300 सदस्य का प्रावधान था। व्यवस्थापिका अपने सम्मुख रखे जाने वाले विधेयकों पर वोट दे सकती थी, लेकिन उसे विधेयकों पर विवाद करने का अधिकार नहीं था। गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर व्यवस्थापिका वोट देती थी। सीनेट को जो है संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सीनेट कौंसलों, ट्रिब्यूनेट के सदस्यों, व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को चुनती थी, किंतु इस काम को पूरी तरह से स्वतंत्र न थी। उसके इस संविधान में भी फ्रांस के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया, परंतु यह मात्र ढोंग था। उसका एकमात्र उद्देश्य जन प्रभुत्व के ढकोसलों को जीवित रखना था, अन्यथा जनता का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था। नेपोलियन फ्रांस का प्रभु बन चुका था और उसने अपने सुधारों के द्वारा अपने आप को इस योग्य भी प्रमाणित कर दिखाया था। उसके बाद व्यवस्था की स्थापना। पिछले कई वर्षों से जो है क्रांति और विदेशी युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन वो अस्त व्यस्त हो गया था और देश में शांति और सुव्यवस्था का अभाव था। पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था वो भलीभांति नहीं जम पाई थी। अब नेपोलियन का जो है प्रथम कार्य संस्थाओं का नवीन संगठन, सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण करना। इसलिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना और सिद्धांत का उपयोग किया। उसने सुधारों का ध्येय सामाजिक समानता स्थापित करना था। इस दृष्टि से उसने पुराने मतभेद, दलबंदी, झगड़ों को भुला करके सभी को समान स्थान दिया, किंतु जो लोग उसकी इस नीति से संतुष्ट नहीं थे उसको उसने कठोरता और निर्दयता से के साथ जो है कुचल दिया। वह न तो जैकोबिन था न राजतंत्र का समर्थक। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि जो लोग फ्रांस में रहते हैं, आकर के बसना चाहते हैं, मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहें। उसने सरकारी पदों के द्वारा सभी के लिए समान रूप से खोल दिए। भगोड़ों, विद्रोही पादरियों के विरुद्ध जो कानून पास किए गए थे उन्हें उसने काफ़ी नरम बना दिया। क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भागने वाले कुलीन सामंतों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए आमंत्रित किया। उसने पादरियों से सिर्फ राजभक्ति का वचन देने को कहा गया। उसने कैथोलिक पूजा की छूट भी दे दी। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए चतुरता और पारदर्शिता का सहारा लिया। प्रशासनिक सुधार में क्या किया नेपोलियन ने? प्रशासनिक सुधार में नेपोलियन ने शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। राष्ट्रीय महासभा ने क्रांति की भावना में बहुत से संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट विभागों में विभक्त किया गया। प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित होता था। डायरेक्टरी के शासनकाल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। नेपोलियन ने इसे ठोस रूप दिया। उसने संपूर्ण फ्रांस को विभागों यानी कि जिलों में बांट दिया और प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जो प्रीफेक्ट कहलाता था। जिलों को उप विभागों में बांटा गया। उसका अधिकारी उप प्रीफेक्ट कहलाता था और प्रत्येक नगर और कम्यून का प्रमुख वो मेयर कहलाता था, मेयर होता था। नेपोलियन ने अधिकांश विभागों पर अपने सैनिक अधिकारी नियुक्त कर दिए। वे सैनिक अधिकारी सिर्फ नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन पर नेपोलियन का पूरा अधिकार हो गया और स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा और स्वतंत्रता से वंचित हो गए। राष्ट्रीय और स्थानीय शासन सभी सूत्र पेरिस में केंद्रित हो गए।
देश की व्यवस्था शांति की स्थापना के लिए वो परम आवश्यक भी था। इसके अलावा आर्थिक सुधार में क्या किया उसने, फ्रांस की आर्थिक स्थिति वो क्रांति के पूर्व जो है खराब हो चुकी थी और क्रांति के उथल पुथल के कारण और भी बिगड़ गई थी। उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, राज्य के कर नियमित रूप से वसूल नहीं हो पा रहे थे, जिससे राज्य की आय में भारी कमी हो गई थी। नेपोलियन ने आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास किया। इसके लिए सर्वप्रथम उसने जो है सरकारी कर पद्धति में परिवर्तन किया। अब जो है अब करों को वसूली स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जाती थी। नेपोलियन ने राजकीय करों की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था व्यापार वाणिज्य की स्थिति में सुधार लाना। इसमें बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। इसके लिए चांदी के सिक्कों का स्तर निर्धारित किया गया और प्रत्यक्ष करों को कम कर दिया गया। अप्रत्यक्ष कर जैसे शराब, नमक, तंबाकू, इन पर कर बढ़ा दिए गए। पराजित देशों में फ्रांसीसी सेनाओं का खर्चा वसूल किया जाने लगा। युद्ध का हर्जाना भी लिया जाने लगा। व्यापार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया। खाद्य सामग्री की सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था संबंधी कई नियम उसने बनाए और दशमलव पद्धति लागू करके यातायात के साधनों को सुधारा। इन सब के परिणाम स्वरूप जो है फ्रांस में आर्थिक स्थिति वो काफ़ी उन्नत हुई। उसके अलावा जो है और कौन कौन सा जो है सुधार किए उसने, क्या क्या काम किया नेपोलियन ने, वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।